Hey guys, good morning. Welcome to the Vikrant Academy. So this is the last lecture of the topic salient features of Indian Constitution. So before we move to the topic, do subscribe to my Telegram channel to get the PDF of this lecture. So the first topic for today is universal adult franchise. What is the meaning of universal adult franchise? So this is a term, maybe all of you know about it, that every person who is above 18 years of age, जो भी है इंडिया में रह रहा है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रेस का हो, ठीक है, किसी भी कोई भी जेंडर हो, उसकी लिटरेसी लेवल कुछ भी हो, या वो अमीर हो या गरीब हो, जो 18 साल से उम्र से ज्यादा है, ही हैव द वोटिंग राइट। ठीक है, क्या है वोटिंग राइट? वोट फॉर इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव। किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए उसके पास वोटिंग राइट होता है, सभी लोगों के पास। सो आई थिंक कि हम सभी लोगों के पास है, आपके पास भी होगा। दिस rights are given by the constitution mentioned in article 326, right? पहले ये जो है 21 ईयर हुआ करता था, बट in 1989 with the help of 61st constitutional amendment act, right, it was reduced to 18 years, right? So इस समय जो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर वो थे राजीव गांधी, राइट? राजीव गांधी ने इनको रिड्यूस कर दिया गया था। हालांकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट हो रहा था तो उस समय जो वोटिंग राइट प्रपोज किया गया था उसके लिए एज कितना रखा गया था? 16 ईयर्स। कई सारे लोग 16 ईयर भी बोल रहे थे, राइट? लेकिन ये बाद में डिसाइड हुआ कि नहीं, 21 ईयर्स ही होना चाहिए, राइट? सो नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई वी आर गिविंग वोटिंग राइट, वी हैज बीन गिवन वोटिंग राइट आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज। उसके पहले हमें वोटिंग राइट क्यों नहीं मिलता है? आई होप यू विल आंसर इट। ठीक है, आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। देन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ दिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट मीन्स हर एक लोगों को वोटिंग राइट, किस तरह से इंडियन सिटीजन को बेनिफिट करता है। ठीक है, सो इसको हम देखेंगे। सो ऑल ऑफ यू नो दैट आज की डेट में कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है वो काम करता है, लोगों के लिए काम करता है। क्यों काम करता है? मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग इन फियर दैट अगर वो काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगला इलेक्शन हार जाएंगे, राइट और नॉट? सो दिस इज हाउ यू कैन सी दैट व्हाट इज द पावर ऑफ वोट, राइट? सो पीपल हैव वोट and people choose their representative in every 5 years, right? That's why the people can control the representative। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव के का कंट्रोल हमारे लोगों के हाथ में होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वोटिंग राइट ऑल्सो मेक ऑल द पीपल पॉलिटिकली इक्वल। ठीक है, पॉलिटिकली इक्वल का मतलब है पॉलिटिकल स्फेयर में, जैसे वोटिंग हो गया या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इन सारे स्फेयर में सभी को इक्वल बनाती है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर, इट इज सिंगल सिटीजनशिप, राइट? सो सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि हमारे पूरे कंट्री में हमारा सिर्फ एक ही नागरिकता होता है, दैट इज वी आर इंडियंस। अनलाइक यूएसए, यूएसए में क्या होता है? यूएसए के पास दो सिटीजनशिप होती है, एक तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, राइट, और दूसरा वहां का स्टेट का। फॉर एग्जांपल कोई न्यूयॉर्क से है, राइट, कोई न्यूयॉर्क से है तो उसके पास दो सिटीजनशिप होगा, एक यूएसए का भी होगा, एक न्यूयॉर्क का भी होगा। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में जो आपके पास सिटीजनशिप होता है वो सिर्फ इंडिया का होता है, ना कि इंडिया के साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश का भी होता है, नहीं होता है, राइट? सो इन इंडिया वी हैव सिंगल सिटीजनशिप। यहाँ पर सभी लोग इक्वल हैं। people can move from one state to another state freely। ठीक है, so this is how it is different। यहाँ पर देखो यूएसए में क्या होता है कि जो भी राइट्स मिलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से वो तो सभी लोग एंजॉय करते हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस अगर किसी तरह का लॉ न्यूयॉर्क में है, ठीक है, सो उससे रिलेटेड अगर किसी तरह का कुछ राइट्स मिल रहा है तो वो न्यूयॉर्क के लोगों को मिलेगा। So this is single citizenship। Come to the next one, independent bodies। देखो अपार्ट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव
executive and judicial organs, Indian Constitution also mentions certain independent bodies. For example, Election Commission of India, Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, State Public Service Commission, right? So all of you know that Election Commission का क्या काम होता है? To conduct election, right? So ये सारे जितने भी इंडिपेंडेंट बॉडीज है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो सोचो अगर इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो तो क्या आपको लगता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी सरवाइव कर पाएगी? नो. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर गिवन सर्टेन पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और इलेक्शन कमीशन क्या करती है? ये इंश्योर करती है कि चाहे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, राइट, या फिर कोई एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये सारे लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर मिनिस्टर्स हो, ये काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं. तो इस तरह के लोग अगर करप्ट हों तो वो इलेक्शन के समय पर गड़बड़ी कर सकते हैं. इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इलेक्शन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट किया जो फुल्ली इंडिपेंडेंट है. फुल्ली इंडिपेंडेंट का होने का मतलब है कि they are not responsible to the executive, right? इनको during election time they have enormous power, इनके पास काफी ज्यादा पावर होता है. किसी इलेक्शन को ये नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं. कहीं पर अगर इनको पता चल जाए कि कहीं पर करप्शन हुआ इलेक्शन में तो ये उस पूरे इलेक्शन को खारिज करके दोबारा से इलेक्शन करने का ऑर्डर भी जारी कर सकते हैं. किसी एक कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ पावर आर विद द इलेक्शन कमीशन. ये है हमारा कैग, राइट. कैग का काम क्या होता है? दिस इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स. ठीक है. सो एज ऑल ऑफ यू नो दैट जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा है वो किसका है? हम जैसे टैक्स पेयर का है. जो हम टैक्स पे करते हैं वो गवर्नमेंट के पास पैसे जाते हैं, राइट. तो गवर्नमेंट पैसे कहाँ पर खर्च कर रही है इसका भी एक अच्छा अकाउंट होना चाहिए, है ना. तो वो अकाउंट ऑडिट कौन मेंटेन करती है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. इनका काम है कि गवर्नमेंट कहाँ पर कितना पैसा खर्च कर रही है, कौन सा पैसा का बेनिफिट रिटर्न में मिल रहा है, ये सारा काम इनका होता है. देन यूपीएससी, ऑल ऑफ यू नो दैट अबाउट दिस आईएएस आईपीएस, राइट. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का. ठीक है. सो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दीज ऑल आर इंडिपेंडेंट बॉडी and they work as bulwarks of democratic system. What does it mean? Bulwarks of democratic system का मतलब होता है कि ये लोग डिफेंस करते हैं. बुलवर्क्स का यू कैन से इट इज अ डिफेंसिव सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम. दैट मीन्स कि हमारा जो डेमोक्रेसी है इसको प्रोटेक्ट करते हैं इफ इन फ्यूचर ये डेमोक्रेसी खत्म ना हो जाए. ठीक है. सो दैट इज व्हाई यू विल सी कभी भी जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं, आईएएस आईपीएस या फिर इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनका जो ओथ होता है वो क्या ओथ लेते हैं कि आई विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये लोग ये नहीं बोलते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर को फॉलो करेंगे या फिर मिनिस्टर को फॉलो करेंगे. ठीक है. सो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है ये उसको फॉलो करते हैं, राइट. सो यू कैन से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन डेमोक्रेसी. Come to the emergency provisions. What is emergency provision? As all of you know that what the meaning of emergency is some extraordinary situation. कि अगर कुछ ऐसा extraordinary situation आ जाए तो वैसे situation में डील करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए कुछ पावर्स दिए गए हैं. ठीक है. इसको प्रेसिडेंट को. ठीक है. सो प्रेसिडेंट का मतलब प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट जो है किसके एडवाइस पे काम करता है? प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर. ठीक है. कैबिनेट मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करता है. तो ये पावर दिए गए हैं कैबिनेट मिनिस्टर को कि कभी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गया, कुछ ऐसा स्थिति आ गया, तो वैसे सिचुएशन में वो इमरजेंसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे कंट्री में, ताकि हमारे कंट्री को सेफगार्ड किया जा सके. हमारे कंट्री का सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, हमारा कंट्री का जो सिक्योरिटी है इसको सेफगार्ड किया जा सके, राइट. सो 3 तरह की इमरजेंसी होती है. एक होता है नेशनल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी कहाँ पर मेंशन किया हुआ है? आर्टिकल 352 में, जिसमें ये बोला गया है कि अगर कभी किसी कंट्री के साथ लड़ाई होती है हमारी, ठीक है, या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है. एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब
फॉरेन कंट्री से हमारी तरफ किसी तरह का वॉर घोषित कर दिया जाता है, या फिर हमारे कंट्री में आर्म रिवेलियन होता है। आर्म रिवेलियन का मतलब लोग सड़क पर हथियार लेके बाहर निकल जाए, तो ऐसे सिचुएशन में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, राइट। इमरजेंसी लगने पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पावर, ज्यादातर पावर किसके हाथ में चला जाता है, यूनियन गवर्नमेंट के पास चला जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है उनके पास ये पावर चले जाते हैं, राइट। स्टेट इमरजेंसी, और सभी ने सुना होगा प्रेसिडेंट रूल के बारे में, राइट। इट इज मेंशन्ड इन 356। ठीक है, ये क्या बोलता है कि अगर कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन मैसनरी, दैट मीन्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हमारी यूनियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट इमरजेंसी लगा सकती है, प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट रूल कैसे सिचुएशन में लगता है, जब किसी स्टेट में कोई मेजोरिटी नहीं होता है, राइट। कोई चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जितना मेंबर्स चाहिए उतना मेंबर्स अगर उनके पास नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल लगते हैं, राइट। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे भी। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 में ये मेंशन किया गया है कि अगर कभी इंडिया का फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। इम्प्लीकेशन क्या होंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी के, कई सारे लोगों के सैलरी काट लिए जाएंगे, सैलरी कम कर दिया जाएगा, राइट। सो एज ऑल ऑफ यू नो दैट वी आर फेसिंग नाउअडेज अ पैंडेमिक, दैट इज कोविड-19। सो अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि अभी हमारा जो है कोरोना वायरस की वजह से हमारा इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाएगा, या फिर आने वाले हो इसमें अगर खराब हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकती है। इसमें क्या होगा, जितने भी इम्प्लॉय होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसके सैलरी को कम कर दिया जाएगा, राइट। या फिर अगर ऐसा कुछ हुआ तो टैक्स भी इंक्रीज किया जा सकता है। सो ऑल दीज आर द mechanism to protect our country during the extraordinary situation. So simply these provisions, this emergency provision converts the federal structure into unitary one. ठीक है, सो जैसे ही ये इमरजेंसी प्रोविजन लगता है तो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है ना, लोकल गवर्नमेंट, जब ये इमरजेंसी लगेगा तो इन दोनों का पावर खत्म हो जाता है, ओनली यूनियन गवर्नमेंट वर्क्स, राइट। सो ये इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, ये आर्टिकल्स आप याद रखोगे, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी का। कम टू द नेक्स्ट वन, एंड दिस इज द लास्ट फीचर वी विल डिस्कस, third level of government, third tier of government, that is local government. All of you know that in every locality there is a local government called as panch, panchayat, right, municipal corporation. These type of local government are set up with the help of 73rd and 74th constitutional amendment in 1992. So what was the need of this थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, हमें क्या जरूरत थी, पंच की क्या जरूरत थी, जब हमारे पास ऑलरेडी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट था, तो हमें तीसरा लेवल लोकल गवर्नमेंट की क्या जरूरत थी। सो एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि लोकल जो समस्याएं होती हैं वो आसपास के लोग को ज्यादा अच्छे से पता होता है कि कौन से रीजन में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, कहाँ पर जो है रोडवेज नहीं है। सो ये सारी बातें ज्यादा अच्छा से किसको पता होता है, लोकल लोगों को पता होता है, राइट। और दूसरी बात ये भी है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रूल बाय पीपल, ठीक है। सो लोकल गवर्नमेंट, जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। इट मीन्स कि जब भी देखो आप कई जगह पर ग्राम सभा होते हैं, यू नो व्हाट इज ग्राम सभा, ग्राम सभा में गांव के सारे लोग मिलके बैठ के मीटिंग करते हैं, दोज पीपल हु आर 18 एबव ईयर, ठीक है, ये सभी लोग बैठते हैं एक जगह पर और डिस्कस करते हैं कि गांव में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है गांव में, किस तरह का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये सारा ग्राम सभा में डिस्कस किया जाता है और डिसीजन लिया जाता है। तो कैन वी से इट इज अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? Yes, this is the example of direct democracy. So that is why the third level of government was very much important. हालांकि इसको इंट्रोड्यूस 1957 में ही कर दिया गया था, राइट, लेकिन ये उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। सो इसका एक अलग से चैप्टर है, हम इसको डिस्कस करेंगे।
अब हम देखते हैं थोड़ा ये कुछ पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। एज आई टोल्ड यू दैट देयर आर 25 पार्ट्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो कुछ आपको इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ये सारे पार्ट। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कि इंडिया में कितने स्टेट्स होंगे, ठीक है, कौन कौन सा टेरिटरी इंडिया का है। पार्ट 2 बात करता है सिटीजनशिप के बारे में कि कैसे एक इंसान सिटीजनशिप ले सकते हैं और कैसे उसका सिटीजनशिप यू कैन से कि सस्पेंड किया जा सकता है। देन फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में। पार्ट 4 में डीपीएसपी। 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज। 4A क्यों है? क्योंकि ये बाद में ऐड किया गया है। देन 5th में यूनियन गवर्नमेंट के बारे में लिखा हुआ है। यूनियन गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ठीक है, स्पीकर, इन सारे लोगों के बारे में इसमें लिखा गया है। देन स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पार्ट 6 में लिखा गया है। लेटर इन पार्ट 7, राइट, दिस वाज डिलीटेड, ठीक है, ये डिलीट हो गया था जब हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। वो क्या है बाद में बात करेंगे। देन नेक्स्ट इज आवर द यूनियन टेरिटरीज। हमारे यूटीज के बारे में लिखा हुआ है, पंचायत के बारे में लिखा है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में लिखा हुआ है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उसके बाद एक अलग पार्ट है किसके लिए? शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट पीपल के लिए, राइट, जो लोग शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया में रहते हैं, जो लोग जंगल में ट्राइब पीपल रहते हैं उनके लिए। देन रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच कैसा रिलेशन होगा, कौन सा काम किसका होगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। देन फाइनेंस के बारे में पार्ट 12 में लिखा हुआ है कि एक गवर्नमेंट कितना बोरो कर सकती है ना, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की, ये सारा चीज इसमें लिखा हुआ है। देन ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में पार्ट 13। पार्ट 14 इज अबाउट द सर्विस अंडर यूनियन, दैट मीन्स यूपीएससी वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है, यूपीएससी पीसीएस के बारे में इधर लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट इज आवर पार्ट 14A, ट्रिब्यूनल्स के बारे में। ट्रिब्यूनल्स क्या होता है? इट इज अ कोर्ट, ठीक है, जुडिशरी का एक पार्ट है ट्रिब्यूनल्स। देन इलेक्शंस के बारे में पार्ट 15 में लिखा हुआ है। 16 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, कुछ लोगों के कुछ चीजों के बारे में स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पर मेंशन है। हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में 17 में मेंशन किया हुआ है। देन 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। 19 में मिसलेनियस, ठीक है, जो यहाँ पर नहीं आ रहा है वो यहाँ पर लिखे गए हैं। 20 में ये बताया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड हो सकता है। कुछ टेम्पोररी और ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पर मेंशन किए हैं 21 में। एंड शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरेटिव टेक्स्ट एंड हिंदी रिपील्स के बारे में पार्ट 22 में लिखा गया, राइट। सो अगर आप काउंट करोगे तो ये सारा क्या होगा, आपको 25 पार्ट मिलेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। फ्रॉम नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट द preamble of our constitution. Thank you. Have a nice day.